यस, कैसे हो बच्चों? हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अपने पेपर्स की तैयारी में लगे हुए होंगे एंड यू आर ट्राइंग टू डू ऑल ऑफ योर बेस्ट। तो इससे पहले एक आपका मे भी हो सकता है कितने स्कूलों में प्री बोर्ड हो रहा, बच्चे प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, देन आफ्टर यू हैव टू अपीयर फॉर योर फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन। सो दिस टाइम दिस इज ए टाइम एंड यू आर अपेयरिंग। जो भी 10th क्लास का बच्चा है इस वक्त वो फर्स्ट टाइम एक तरह से बोर्ड के पेपर में अपेयर होता है। हो सकता है थोड़ा बहुत उसमें इस वक्त नर्वसनेस भी होती है, बट नर्वसनेस, थोड़ा बहुत नर्वसनेस होना तो चलो चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्सेस में नर्वसनेस होना इट्स नॉट गुड। अगर हम एक्सेस में नर्वसनेस है तो आपको अच्छी नॉलेज भी होगी, आपके अच्छे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे बच्चों, तब भी आप नहीं कर पाओगे पेपर अच्छे से अटेम्प्ट। सो एक्सेस में नर्वस नहीं होना है और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है कि एक्सेस में नर्वसनेस ना होने का, कि आप अपने चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए और उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। इसके थ्रू क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जब कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है एक ऐसे स्टेज में, तब आपका नर्वसनेस अपने आप ही कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इट विल बी डिक्रीज। सो प्लीज़, उसी के अकॉर्डिंग, इसी के हिसाब, इसी को देखते हुए मैं कुछ हर चैप्टर्स का 10th क्लास के बच्चों के लिए जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है उसको फास्ट ट्रैक के थ्रू उसको रिवाइज करता हूँ। 15-20 मिनट के वीडियो में आप देखोगे कि आपका पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाता है, हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रहा, आप इसको एक बार अच्छे से देख लें, तो मेरा पूरा मुझे विश्वास है कि आपको क्वेश्चंस इन चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चंस आता है तो आपको कोई करने में दिक्कत नहीं होगी। तो फर्स्ट आप इसको देखें, इस वीडियो को, देन आफ्टर आई विल गिव यू वेरी शॉर्ट ट्रिक्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर्स आल्सो। सो प्लीज वी कॉन्सेंट्रेट टुडे। आज हम एक चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, दैट इज नोन एज रियल नंबर। ये एक कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल चैप्टर है और इसकी नॉलेज, आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, इसकी नॉलेज आपको हायर क्लासेस तक होनी चाहिए, बिकॉज इट्स ए पार्ट ऑफ कैलकुलेटिव पार्ट। तो इसको प्लीज बड़े ध्यान से देखें, इसको अच्छे से समझें। तो हमारा सबसे पहले कि रियल नंबर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं आज। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसमें क्या कहता है कि अर्थमेटिकली क्या है, कि रियल नंबर्स में क्या होता है। एक ही चीज कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। और एक उसको यूनिक तरीके से किया जाता है, दो डिफरेंट तरीके से उसको सॉल्व नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इट्स ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिक वे। यू नोटेड? क्या ये यूनिक वे ऑप्शन में आपके आ सकता है? ये नोट करो, यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ये ध्यान रखना। क्या कोई इसको 3 तरीके से हम कर सकते हैं, 4 तरीके से? नहीं, इट इज एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिक वे। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक्चुअली होता है क्या, कंपोजिट नंबर्स हमें पता है क्या, जिसके फैक्टर्स ज्यादा होते हैं, जैसे 3, 4, 2, जैसे ये 15 है, इसके फैक्टर्स 5 भी हैं, 3 भी है, 1 भी है। सो इट्स हैव मोर फैक्टर्स, दैट्स व्हाई इसका इट्स ए कंपोजिट नंबर, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं और इट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। 3 इज ए प्राइम नंबर एंड 5 इज ए प्राइम नंबर। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अब फॉर एग्जाम्पल एक देखें 35 है, 35 को हमने कैसे एक्सप्रेस किया, 5 into 7। 35 इज ए कंपोजिट नंबर एंड दिस 2 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। तो हम ये चीज देखते हैं, यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये आपका एक ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पूछता है क्या कोई भी कंपोजिट नंबर को हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर? यस। क्या इसको हम 3/4 मेथड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नो, इट्स एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिक वे। ये आपको ध्यान रखना। फिर नोट किया, कंपोजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, बस इतना सा ध्यान रखना और कुछ भी इसमें नहीं है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट। फिर उसके बाद हमारे पास जो सेकंड कॉन्सेप्ट आता है रिगार्डिंग, आपको पता है कि अगर कोई भी पॉइंट टू देखें, आपके पास कोई भी रैशनल नंबर है दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हम डिफिनेशंस की डिस्कशन नहीं करेंगे यहां पे। हमारे पास एक रैशनल नंबर है, लेट्स से रैशनल नंबर एक्सप्रेस किया इसको हमने P/Q की फॉर्म में। ऑल ऑफ यू नो द डेफिनेशन ऑफ द रैशनल नंबर, दैट PQ बिलोंग्स टू द
इंटीजर्स वेयर क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। हमें ये पता है कि इसमें जो पी क्यू है ये आपके इंटीजर्स को बिलोंग करता है, जेड को बिलोंग करता है। कितनी जगह जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर को, आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी कंडीशन साथ में क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो हमारी ये नंबर है नॉट डिफाइंड हो जाता है। दैट्स वाई कभी भी आप देखोगे तो डिनोमिनेटर को हमेशा 0 से बचाना होता है, 0 नहीं होना चाहिए होता है। तो ये चीज हमारी डिफिनेशन है रैशनल नंबर की। अब इसमें क्या होता है कि रैशनल नंबर में दो कंडीशंस होती हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, किस तरह का ये होता है, ये कैसे पता चलता है। जो ये Q है डिनोमिनेटर जब आप देखोगे डिनोमिनेटर जैसे Q है, Q आपका इसमें देख रहे हो डिनोमिनेटर है, यू हैव टू ट्राई टू एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अगर हम डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, यहां पे m और n क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, इट मे बी 0 आल्सो, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। तो अगर आप इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हो, अगर आपका इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाता है mn के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, इट्स ए टर्मिनेटिंग, यानी कि डेसिमल डिवीजन करते करते उसका डेसिमल खत्म हो जाएगा। अगर एक्सप्रेस हो गया इफ डिनोमिनेटर q इन द फॉर्म ऑफ दिस, जैसे इतना लिखो q इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस, इट्स ए टर्मिनेटिंग t, इट्स बिकम टर्मिनेटिंग, देन pq इज ए टर्मिनेटिंग। ये ध्यान रहेगा, इफ डिनोमिनेटर रैशनल नंबर है pq बिलोंग्स टू इंटीजर q, देन इट्स ए t रिप्रेजेंट करता है। चलो एक बार मैं लिख ही लेता हूं, इसमें इट्स ए टर्मिनेटिंग। तो ये आपका टर्मिनेटिंग हो जाता है, यहां पे t इज ए टर्मिनेटिंग हो जाएगा, लेट्स से इट्स, ठीक है, टर्मिनेटिंग हो जाता है। अगर आप इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, लेट्स से q इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, लेट q को हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, इस फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, p अपॉन q आप नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, p अपॉन q को आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाए इस फॉर्म में, ठीक है, कि 2 इंटू q कैनॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इस फॉर्म में इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, q इज नॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ दिस, देन इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स हो जाएगा, देन इट्स बिकम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल्स में आपके पास आ जाएगा रिपीटिंग डेसिमल्स, तो नॉन टर्मिनेटिंग NT, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग NT आ चाहे लिख दो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये चीज हमारे पास बन जाता है अगर हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए। बस इतनी सी बात तो रखनी है ध्यान। तो आपको कभी भी कोई भी नंबर p अपॉन q की फॉर्म में दिया होगा, आपसे पूछा जाएगा इट्स ए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो किसी से न्यूमरेटर से आपको कोई भी मतलब नहीं है, आपने डिनोमिनेटर को देखना है क्या मैं इस तरह एक्सप्रेस कर पाता हूं कि नहीं कर पाता हूं। अगर आप इस तरह कर पाते हो तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अगर आप नहीं कर पाते हो तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। अब इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक ही एग्जांपल लेंगे, हम रिवीजन कर रहे हैं। जस्ट माय मोटो इज टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, और जो कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर्स में यूज होंगे, इन चैप्टर्स को करने के लिए हम सिर्फ वही डिस्कशन कर रहे हैं। अब जैसे कोई ले तो क्वेश्चन ले लिया हमने 5/32, ठीक है। अब इसका हम देखें, इट इज p अपॉन q की फॉर्म मान लो, तो q कितना है इसमें,
योर क्यू इज 32। क्या 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 0। यस, आई कैन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस। तो ये चीज क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो आपको यही करके तो देखना है केवल, और कुछ है ही नहीं। तो इट्स ए टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास है और कुछ भी नहीं है। तो यही करना है आपने, और इसको देखना है क्या होगा कि नहीं होगा। तो ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट था। कौन सा रैशनल नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है, कौन सा रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये कैसे पता करना है, ये एक कॉन्सेप्ट है। ये हमने आपके साथ डिस्कशन किया अभी। अब हम किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर्स दिए होंगे आपको, मे बी यू हैव गिवन 2 3 नंबर, उसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स है तो उसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर ही लेंगे हम। तो फिर उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कहा जाता है। एचसीएफ एंड एलसीएम के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। एचसीएफ ऑलरेडी सबको पता है कि एचसीएफ एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालना है, तो इसमें क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द smallest power of each common prime factors in the number। देखो, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन द नंबर इज नोन एज एचसीएफ। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लेट से कोई नंबर है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर, एक नंबर ये है आपके पास। देयर इज अनदर नंबर दैट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर 1, 5 की पावर 3 एंड 7 की पावर 4। ऐसे एक्सप्रेस हो रहा है। लेट्स से यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन। तो ये देखो, ये कॉमन है। स्मॉलेस्ट पावर क्या है दोनों का, 1। क्या लेने का, 2 की पावर 1। अब 5 कॉमन है। स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2, 5 की पावर 2। ये कॉमन है 7, स्मॉलेस्ट पावर। ये आपका HCF हो गया, ये आपके पास HCF आ गया। सो बहुत ही सिंपल। अगर 2 या 2 से ज्यादा नंबर दे रखा है, उसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट किया। हमने क्या किया, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। बस इतनी सी डेफिनेशन, हर बच्चा समझ सकता है, हर बच्चा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम में क्या होगा, एट द सेम टाइम तीसरी ये बात थी, एलसीएम में क्या होगा हमारे पास, एलसीएम सेम सब कुछ। हम यही एग्जांपल भी ले लेते हैं। एलसीएम में क्या करना है, स्मॉलेस्ट की जगह ग्रेटेस्ट कर दो। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन and uncommon prime factors ये चीज आपको बच्चों समझ आ गया होगा। इसका भी मतलब देखो, इतनी सी बात समझना है, इसको बड़े ध्यान से एक बार पढ़ा करो कभी भी एचसीएफ एलसीएम। और ये क्वेश्चन एक आता ही आपको भी पता ही है। तो इसमें क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। नोट क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, ये ग्रेटेस्ट पावर है। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर एंड अनकॉमन प्राइम नंबर,
अनकॉमन प्राइम फैक्टर, दो ही चीज है, किसका प्रोडक्ट करना है, ग्रेटेस्ट पावर वाले ले लो, और दोनों में कुछ चीज अनकॉमन है, नहीं भी कॉमन है, तो उसको भी आप मल्टीप्लाई कर लो। लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल मैं इसका ले लेता हूं, द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर का मतलब यहां पे क्या होगा, लेट्स से हम एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। देखें प्लीज, अब इसमें क्या क्या इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स से एक प्राइम नंबर आपके पास 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 5 7, ठीक है। दूसरा प्राइम नंबर है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 7 की पावर 2 इंटू मान लो इधर आपके पास है 11। ऐसे इसको एक्सप्रेस किया जा रहा है। देयर इज ए नंबर, वन नंबर इज लेट्स से p is like this and q is like this, and we have to find the LCM of p and q। तो इसका LCM क्या है p और q का इसमें बताने के लिए, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन, आप देखो इसमें कॉमन कौन सा है, ये दो कॉमन है। आपको पेपर में क्या होगा, एमसीक्यू में ये दिया होगा, लगभग कितनी बार यही दिया होता है, बस इसको समझना है और कुछ भी नहीं है। फिर एलसीएम ले लें, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन, तो 2 कॉमन है तो ग्रेटेस्ट पावर 2 का कितना है, दोनों में देखो 4। 3 का देखो 3 कॉमन है, ग्रेटेस्ट पावर दोनों में क्या है बच्चे, 3 की पावर 5। 7 को देखो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पावर, 2। और ये तो हमारे पास कॉमन वाले थे, उसके हमने ग्रेटेस्ट पावर को मल्टीप्लाई कर लिया। एंड देयर इज सम अनकॉमन प्राइम फैक्टर्स, दैट इज अनकॉमन। अनकॉमन का मतलब 11 इसके पास नहीं है बट इसके पास है, उसको भी अनकॉमन प्राइम फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करना है। सो 11 ये आपका एलसीएम हो गया, ये आपका एलसीएम। देखें कितना आसान, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन, अनकॉमन प्राइम फैक्टर, एलसीएम, कितनी सिंपल लैंग्वेज। डोंट कंफ्यूज, क्लियर योर कॉन्सेप्ट, डोंट कंफ्यूज, क्लियर योर कॉन्सेप्ट, दिस इज द बेसिक रूल। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कंफ्यूजन होगा तो आंसर, क्योंकि एक चीज याद रखो, जो आंसर्स होते हैं बहुत क्लोज ऑप्शंस दिए होंगे आपको, अगर 4 ऑप्शंस दिए होंगे तो चारों के आंसर्स में बहुत क्लोजनेस होता होगा, आपने अब तक ये चीज ऑब्जर्व किया होगा। दे एग्जामिनर्स चाहते हैं आपको कंफ्यूज करना, चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कितना बढ़िया से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो ये चीज हमें देखना है और हमें भी दिखाना है कि वी आर नॉट कंफ्यूज्ड एक्चुअली। सो प्लीज, अब हमने एचसीएफ एलसीएम का देखा, कैसे 2 नंबर्स दिए होंगे तो कैसे उसको सॉल्व करना है। If 2 number, we have a concept 0.5, we know that HCF of AB into LCM of AB is equal to product of these 2 numbers, is equal to product of these 2 numbers, ठीक है, is equal to product of AB। ये एक ध्यान रखना है, दे में आस्क। सेकेंड, सिक्स्थ, इसमें कुछ ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल है। अगर किसी भी नंबर का एचसीएफ दे रखा है, 2 नंबर का एचसीएफ दे रखा है, 2 नंबरों का एलसीएम दे रखा है, तो अगर उसका दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, एक्चुअली एचसीएफ और एलसीएम का ही प्रोडक्ट होगा, ठीक है। देन सेकंड, ये जो भी हम 6th पॉइंट वी वांट टू डिस्कस, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत इवन हायर क्लासेस के बच्चों को भी ये मैंने ऑब्जर्व किया है इस अपनी टीचिंग के कैरियर में, कि हायर क्लासेस के बच्चों को भी ये क्लियर नहीं होता, वो भी जवाब नहीं दे पाते हैं 12th 11th क्लास में भी।
तो इसको ध्यान से सुन ले एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर ए लॉन्ग टाइम। एलसीएम ऑफ ए रैशनल नंबर, एलसीएम ऑफ ए रैशनल नंबर, यानी कहने का मतलब है कि जैसे a अपॉन बी है, c अपॉन डी है, दो नंबर्स हैं आपके पास। लेट्स से a अपॉन बी कोमा c अपॉन डी, यू हैव ए टू नंबर्स, ये दोनों ही रैशनल नंबर है। अब आपसे कहता है कि इसका एलसीएम निकालो, तो करना कुछ नहीं है भाई, एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, एंड एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का क्या करना है, एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, पूरा ही लिखते हो, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अगर एलसीएम यानी कि ए और सी का एलसीएम और बी और डी का नीचे एचसीएफ, सिंपल, ये आपके पास क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ ए बी और सी डी का हो जाएगा, ठीक। यू वांट एनी एग्जांपल ऑफ दिस, लेट्स से 2/5 एंड 7/4। अगर हम इसका एलसीएम लेना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू रूल वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, है ना। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर कितना हो जाएगा बोलो, 14, ठीक है। और एलसीएम तो ले लिया आपने न्यूमरेटर का, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं था, पावर मल्टीप्लाई करके जैसे हमने देखा कर लिया। अब एचसीएफ क्या होगा, 5 और 4 का एचसीएफ क्या है, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर कितना, 1। ये हमारे पास आंसर आ जाता है इसका। आपको ठीक है, तो दिस इज द एक्चुअली एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस 14। अगर ये आपका एलसीएम आ गया इसका 14, एक्चुअली कुछ बच्चों को लग रहा होगा, मे बी समटाइम्स कंफ्यूजन होता है कि एलसीएम, तो आपको एक चीज समझ आ रही है, व्हाई इट इज एलसीएम। अगर ये वास्तव में एलसीएम है, इफ इट इज अ रियली एक्चुअली एलसीएम ऑफ दिस वन, then this number 14 must be divided by these two value. Do you know this thing? Sir, can you verify whether 14 is dividing by 2/5 or 7/4 or not? Check. Just for your satisfaction. Just हम बच्चों आपको कॉन्सेप्ट को और एक क्लियरिटी देने के लिए, yes 14 को मैं पहले नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, लेट चेक। 14 2/5 से डिवाइड किया, क्या हो गया, 14 इंटू 5/2 कैंसल, 7 35, इट्स डिवाइडेड एक्जैक्टली, सो इट इज एलसीएम ऑफ दिस वन, कैन यू से। अब आप देखो 14 क्या 7.2 से भी डिवाइड हो रहा है, 14 इज डिवाइडेड बाय 7.4, सॉरी 7.4 से डिवाइड हो रहा है 7/4। करेंगे क्या, 14 7 4 कटा 2 आया 8, यस इट्स आल्सो डिवाइडेड। सो वी कैन से एलसीएम की डिफिनेशन पता है ना भाई, कॉन्सेप्ट पता है, जो आपका एलसीएम ये तभी हो सकता था जब इट शुड बी डिवाइडेड बाय बोथ योर नंबर। सो हमने वो भी वेरीफाई करके आपको दिखाया ये कैसे डिवाइड होता है। तो अगर अब आपको समझ आ गया होगा एलसीएम ऑफ ए रैशनल नंबर a/b c/d कैसे निकालना है, एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक, गुड। अब हम ऐसे ही नेक्स्ट बात पे आते हैं, एचसीएफ कर लेते हैं। यहां पे 7 की 6 की जगह 7 पॉइंट पे आते हैं। यहां पे अगर एचसीएफ ऑफ ए रैशनल नंबर निकालना हो, 7 एचसीएफ ऑफ ए रैशनल नंबर,
तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि HCF ऑफ द नोमिनेटर, HCF ऑफ नोमिनेटर एंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर, LCM ऑफ डिनोमिनेटर। अगर कोई भी रैशनल नंबर है, इफ यू हैव एनी रैशनल नंबर, तो आपने क्या करना है, नोमिनेटर का HCF ले लो और नीचे डिनोमिनेटर का LCM ले लो। तो एक्चुअली इट विल बी द HCF ऑफ A अपॉन B एंड C अपॉन D। सो इट्स क्लियर। तो कोई भी रैशनल नंबर का भी हमने देखा कि HCF और LCM कैसे लिया जाता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे आपके जो रियल नंबर्स के अकॉर्डिंग, नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से आना चाहिए, और इसको देख लोगे आपके पास। अब कुछ है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। पॉइंट 8 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। पावर, लॉज ऑफ पावर। लेट्स से कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर की पावर 0, यहां पे 0 हो, फर्स्ट लॉ A इज, तो ये आंसर 0 होगा। सॉरी, किसी भी नंबर की पावर 0 इट्स ऑलवेज इक्वल टू 1, इट्स ऑलवेज इक्वल टू 1। कोई भी यहाँ पे नंबर होगा तो उसकी जो पावर अगर 0 है तो वैल्यू हमेशा 1 होती है। सेकेंड लॉ के हम अकॉर्डिंग करें कि अगर A अपॉन B, ठीक है पावर m, देन इट कैन बी रिप्रेजेंट एज A की पावर m और B की पावर m। अलग अलग भी आप जरूरत पड़ने पे इसको लिख सकते हो, तो कुछ खास नहीं। तीसरी जो बात हम डिस्कशन करें, थर्ड वन इज दैट अगर A की पावर m अपॉन A की पावर n है, देन इट कैन बी रिटन एज A की पावर m माइनस n। ठीक है। अगर नेक्स्ट, अगर A b की पावर A इंटू B की पावर x है, तो इट कैन बी रिटन एज A की पावर x इंटू B की पावर x। इस तरह की कुछ बेसिक्स बातें होती हैं जो आप इसलिए पढ़ा होगा, पहले सब समझते होंगे। तो जो मेन मेरा कॉन्सेप्ट था आपका सारा सिस्टम इस चैप्टर को समझाना, होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। यू मस्ट गो थ्रू इट बिफोर योर फाइनल एग्जामिनेशंस वंस एंड ट्वाइस, देन आप देखना इसका मैजिक बच्चों। आपका शायद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप कर नहीं पाओगे अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग एक बार आपने बना ली। तो आई होप आप ऐसा करोगे, जरूर इसको देखोगे और इससे अपने कॉन्सेप्ट्स, शायद बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जहाँ पे कन्फ्यूज़न होंगे, इस वीडियो में आपका क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू। बट आप सभी चाहते हैं, देखते हैं कि इसको प्लीज़, एक चीज़ है, इसको देखें और ये आपको अगर बेनिफिट हो रहा है इससे, आप कुछ इससे सीख रहे हैं, आपको कुछ अच्छा लग रहा है, तो जस्ट ट्राई टू गिव द सेम बेनिफिट टू योर फ्रेंड्स, टू योर कोलीग्स, टू योर रिलेटिव्स। सो इसको प्लीज़, इस चैनल को अगर हो सके तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, इस चैनल के बारे में बताओ, यू सब्सक्राइब दिस वन, तो सो डेट दे कैन आल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ इट। और दूसरी बात, एक चीज़ हमेशा याद रखो बच्चों, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेस देन लर्न टू हेल्प द अदर्स। दिस इज योर मोटो। आप खुद आगे तभी बढ़ पाओगे व्हेन यू विल हेल्प टू द अदर्स। ओके, so please subscribe and share to your friends and relatives so that they can also get the benefit of these videos. Okay, thank you, bye.